हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आरओ भाग 1 नामक पुस्तक जो कि 11वीं कक्षा में लगी हुई है। इसके अंतर्गत हम गद्य खंड पर बातचीत करेंगे और गद्य खंड के अंतर्गत जितनी भी रचनागत विधाओं को पढ़ना है उन पर हम क्रमशः परीक्षा के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर, सब्जेक्टिव तरीके से बात करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको एक नोट्स यहाँ पर मिल सके कि किस तरीके से आपको आरओ भाग 1 को पढ़ना है। आरओ भाग 1 गद्य खंड जब आप देखेंगे तो उसमें कई रचनाएं लगी हुई हैं, जिसमें नमक का दारोगा, मियां नसरुद्दीन, अपू के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण, गलता लोहा, रजनी, जामुन का पेड़ और जो आखिरी रचना है भारत माता। इसमें हमने नमक का दारोगा पर आपको पहले ही वीडियो लेक्चर दे दिया है, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। तो आज के लेक्चर में हम जल्दी से एक नज़र दौड़ाना चाहेंगे कि जो भी रचनाएं लगी हुई हैं वो रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं और वो किस विधा के अंतर्गत हैं, जिससे कि अगर विधागत प्रश्न बने तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो नमक का दारोगा, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रेमचंद ये कहानी है। मियां नसरुद्दीन कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है। ये संस्मरण या शब्द चित्र के नाम से इसको जाना जाता है। अपू के साथ 2.5 साल, ये सत्यजीत राय द्वारा लिखा गया है। ये संस्मरण है। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है और ये व्यंग्य विधा के अंतर्गत आता है, खासतौर से व्यंग्यात्मक निबंध के अंतर्गत। गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी और ये कहानी है। रजनी, जिसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी और ये टीवी धारावाहिक है। जामुन का पेड़, जिसके लेखक हैं कृष्णचंदर और ये हास्य व्यंग्य विधा के अंतर्गत है। हास्य व्यंग्य कथा के अंतर्गत इसको रखा जाता है। भारत माता, जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू और ये विचारात्मक निबंध है। तो आप देख रहे हैं कि आरओ भाग 1 के अंतर्गत जो गद्य खंड में लगी हुई रचनाएं हैं, वो रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनके लेखक कौन कौन से हैं और वो किस विधा में लिखी गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग विधाओं में है, कहानी, संस्मरण, व्यंग्य, धारावाहिक। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा, आप सारी रचनाओं से परिचित हो गए होंगे, उनके लेखकों से भी परिचित हो गए होंगे। तो प्रेमचंद के नमक का दारोगा पर हमने पहले ही बातचीत कर लिया है। आज बात करेंगे कृष्णा सोबती की रचना के ऊपर और कृष्णा सोबती से संबंधित जो भी तथ्यात्मक जानकारियां एक परीक्षार्थी को होनी चाहिए उन पर भी बात करेंगे। चलते हैं, बात करते हैं कृष्णा सोबती के ऊपर। इनका जन्म सन 1925 में गुजरात, जो कि पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान के में हुआ था, सन 1925 ईस्वी। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ऐ लड़की, समय सरगम, ये उपन्यास हैं। और कहानी संग्रहों पर बात करें तो उसमें है डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। संस्मरण की चर्चा करें तो हम हशमत, शब्दों के आलोक में। तो ये कुछ खास विधागत रचनाएं कृष्णा सोबती के। उपन्यास कौन कौन से उन्होंने लिखे, कहानी संग्रह कौन से कृष्णा सोबती के प्रकाशित हैं, संस्मरण कौन सा है, तो ये आप सब समझ गए होंगे। अगर प्रमुख सम्मानों की बात करें तो साहित्य अकादमी सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान भी दिया गया। साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिए गए और सन 2017 में कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। तो इसको भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो साहित्य के अंतर्गत जितने भी खास सम्मान रहे हैं सभी कृष्णा सोबती को मिल चुके हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है और आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब कथा साहित्य में
पुरुषों का दबदबा था, उसी समय कृष्णा सोबती ने भी लिखना शुरू किया। यानी कि उन गिनी चुनी महिलाओं में जिन्होंने की कथा साहित्य, खासतौर से उपन्यास कहानी लेखन के दौर में उभरना शुरू की थी। जब नई कहानी आंदोलन चल रहा था तो कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी जैसी लेखिकाएं महिला लेखिकाओं के रूप में अपना कलम चला रही थी। तो हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की पहचान विशिष्ट रूप से है और उनका मानना है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की। मैंने ऊपर उपन्यासों के बारे में, कहानी संग्रहों के बारे में, संस्मरणों के बारे में आप सभी को बता दिया है। कृष्णा सोबती ने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, कहानी, हशमत। ये कुछ खास कैरेक्टर्स हैं जो कि कृष्णा सोबती के साहित्य में पाए जाते हैं। मित्रों मरजानी, कहानी, सिक्का बदल गया है, वहां देखेंगे आप, हशमत। ये कुछ ऐसे पात्र हैं जो कि एक तरीके से अमर हैं। लगता है कि अभी भी ये सब मौजूद है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने भारत पाकिस्तान विभाजन पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी हैं, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। तो आप देख रहे हैं कि कृष्णा सोबती के जितने भी समकालीन कथाकार रहे हैं, उन कथाकारों के साथ इनका भी नाम जोड़ा जा रहा है और इनकी जो रचना है, खासतौर से जिंदगी नामा, उसी कतार में है जिस कतार में झूठा सच, तमस और आधा गांव को रखा जाता है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत, आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि हम हशमत नाम की जो रचना है वो संस्मरण विधा के अंतर्गत है। ये रचना उनकी कृति का एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हाशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा सोबती के साथ एक चीज और है कि वो लगातार अपनी रचनाओं में प्रयोग धर्मिता को अपनाती हैं। तो हम हाशमत में हाशमत नाम का जो चरित्र है वो एक तरीके से कृष्णा सोबती का ही दूसरा व्यक्तित्व है और ये संस्मरण विधा के अंतर्गत रचना आती है। कृष्णा सोबती के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में पाए जाते हैं। तो कृष्णा सोबती, जो कि परिचय में ही ऊपर बताया गया कि इनका जन्म गुजरात में, जो कि जो हिस्सा है वो इस समय पाकिस्तान के क्षेत्र में है। जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो अब पाकिस्तान के एरिया में चला गया है। तो इनके ऊपर हिंदी भाषा का प्रभाव तो दिखाई पड़ता है, उसमें भी संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग इन्होंने खूब किया है। उर्दू का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है क्योंकि जो इलाका पाकिस्तान में है उसका भी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। और बॉर्डर की बात है तो पंजाबी भाषा का भी प्रभाव, इनके तीन भाषाओं का आप देख रहे हैं कि इसमें इनकी रचनाओं में भाषिक प्रयोग के रूप में देखा जाता है, हिंदी, उर्दू और पंजाबी। इनकी जो रचना आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, मियाँ नसरुद्दीन, मियाँ नसरुद्दीन नाम की रचना एक शब्द चित्र है, हम हशमत, जिसका कि जिक्र हमने ऊपर किया था, उसी संग्रह से लिया गया है। मतलब कि मियाँ नसरुद्दीन हम हशमत नामक शब्द चित्र से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। और जब आप मियाँ नसरुद्दीन नामक रचना को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि 56 तरीके की रोटियां
बनाने के लिए मियां नसीरुद्दीन फेमस रहे हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 56 तरीके से ये रोटियों को पकाने की कला को जानते हैं। मियां नसीरुद्दीन को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। अगर इस मियां नसीरुद्दीन रचना को पढ़ेंगे तो कुछ पात्रों का जिक्र उसमें किया गया है। मियां नसीरुद्दीन है, मीर साहिब हैं, बब्बन मियां है। स्थान की बात करें तो जामा मस्जिद का जिक्र आता है और मटिया महल का नाम इस रचना के अंतर्गत आता है। तो इस पूरे अ, अभी तक जितना हमने बातचीत किया कृष्णा शोभती के बारे में आप समझ गए होंगे। मियां नसीरुद्दीन नामक जो रचना लगी है वो किस संग्रह में है, मियां नसीरुद्दीन का व्यक्तित्व किस तरीके का है, वो किस चीज के कला में फेमस है, रोटी पकाने की कला में फेमस है। तो किसी तरीके का प्रश्न आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको हल कर लेंगे। दूसरे लेखक हैं सत्यजीत राय। सत्यजीत राय का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। सत्यजीत राय जिस तरीके से कृष्णा शोभती, प्रेमचंद इत्यादि का नाम लिया जाता है उस कैटेगरी में नहीं है, बल्कि ये फिल्में बनाते हैं और फिल्में बनाने के साथ ही इनके अंतर्गत इनके रचनात्मक कर्म को भी देखा जा सकता है। तो इनकी कौन कौन सी प्रमुख फिल्में हैं उन पर बात करें तो अपराजिता, अपू का संसार, जलसा घर, देवी चारुलता, म- महानगर, गोपी गायन बाका बायन, पंथेर पांचाली जो कि बांग्ला में बनाई गई फिल्में हैं। सत्यजीत राय की द्वारा बनाई गई हिंदी में कुछ फेमस फिल्में हैं जिसमें कि शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। दोनों रचनाओं को आप देखें तो ये प्रेमचंद की रचनाएं हैं और आपके दिमाग में भी शतरंज के खिलाड़ी और सदगति की कथा वस्तु विषय वस्तु जो भी है आ गई होगी। तो सत्यजीत राय ने इन दोनों रचनाओं पर हिंदी में फिल्में बनाई। फिल्मों के बाद बात करें सत्यजीत राय के प्रमुख रचनाओं पर तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी इनकी प्रमुख रचना है। प्रमुख सम्मानों की बात करें तो फ्रांस का लेजन डी ऑनर सम्मान इनको मिला। पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इनको मिला है। सत्यजीत राय का निधन सन 1992 ईस्वी में हो गया। तो ये कुछ खास तथ्य थे सत्यजीत राय के ऊपर। तो आपको खास तौर से शतरंज के खिलाड़ी सदगति पर इन्होंने फिल्म बनाई, इसको ध्यान में रखना है। और आपके पाठ्यक्रम में पथेर पांचाली नाम की जो रचना है इसी के अंतर्गत अपू के 2.5 साल के साथ जो चैप्टर है उसको पढ़ना है, जिस पर कि हम आगे बात करेंगे। सत्यजीत राय भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में गिने जाते हैं। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली जो कि 1955 में प्रदर्शित हुई थी और उसने सत्यजीत राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सत्यजीत राय एक तरीके से फिल्म डायरेक्टर के रूप में फेमस हुए और उनकी जो फिल्म थी पथेर पांचाली 1955 में ये प्रदर्शित हुई थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने लगभग 30 फिल्मों में निर्देशन किया है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया बल्कि इसके माध्यम से निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने का भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने वाली बात है कि इनकी ज्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। तो इसीलिए सत्यजीत राय को भी एनसीईआरटी में रखना पड़ा क्योंकि इनकी जो फिल्में रही हैं वो साहित्यिक कृतियों पर ज्यादा रही हैं, जिसमें कि शतरंज के खिलाड़ी और सदगति को आपने देखा और तमाम अलग अलग भाषाओं में जो भी फिल्में थी वो भी साहित्यिक कृतियों पर ही थी। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल रहे, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा सत्यजीत राय ने बांग्ला में
बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत संजीदगी के साथ किया है। इनकी लिखी कहानियों जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सत्यजीत राय वर्तमान फिल्म निर्देशकों की तरह नहीं है, बल्कि उनके अंतर्गत साहित्यिक रचना कर्म भी पाया जाता है। अब जो चैप्टर लगा है, अपू के साथ 2.5 साल। अपू नाम का एक पात्र है जिसके साथ सत्यजीत राय ने 2.5 साल अपना व्यतीत किया है, और उसी को उन्होंने पूरे इस रचना में वर्णित किया है कि क्या अपू के साथ 2.5 साल रहा उनका अनुभव। अपू के साथ 2.5 साल एक संस्मरण है जो कि पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। और इस लेक्चर को तैयार करते समय हमने सभी रचनाओं को पढ़ने का प्रयास किया है। और जब अपू के साथ 2.5 साल हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ उसमें देखा कि सत्यजीत राय को एक छोटे बच्चे का रोल करने के लिए एक पात्र की जरूरत थी। तो वहाँ पर एक व्यक्ति अपनी बच्ची को, मतलब कि लड़की को लेकर गया सत्यजीत राय के पास, और उसका जो हेयर कट था लड़की का वो बॉय कट में। तो कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये लड़का है कि लड़की है। तो अंत में वो अपू के नाम से इस फिल्म में उसको ले लिया गया, और पूरा रोल है उसका। ठीक है, तो ये इस रचना के माध्यम से पता चला, वरना आप फिल्म देखेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि वो लड़की लड़का का रोल कर रही है या लड़का ही लड़का है। ठीक है, तो इसमें पूरा बताया गया है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया में हमने ग्लैमर से चुदियाती हुई जान पड़ती हैं, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का भी संघर्ष है। इस भाषा का, इस जो ये अपू के 2.5 साल है, ये बांग्ला मूल से विलास गीते ने इसको रूपांतरित किया है हिंदी में। तो ये यहाँ पर तथ्यात्मक जानकारी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अ, अपू के साथ 2.5 साल का बांग्ला भाषा से रूपांतरण किया है विलास गीते नाम के लेखक ने। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी रहती है। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। और इस चैप्टर में आप देखेंगे कुछ स्थानों का जिक्र किया गया है, जिसमें रास बिहारी एवेन्यू, कलकत्ता, पॉलसिट गांव का जिक्र किया गया है। काश फूलों का वन, उसकी बार बार चर्चा की गई है। कोडाल गांव की चर्चा की गई। पात्रों की बात करें तो इसमें सुधीर बनर्जी, अपू, सर्वजया, दुर्गा, भूलो नाम के कुत्ता का जिक्र इसमें किया गया है। श्रीनिवास मिठाई वाले का जिक्र आता है, और भूपेन बाबू नाम के कुछ पात्र हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अपू के साथ 2.5 साल जो सत्यजीत राय ने बिताया, उसकी क्या विषय वस्तु रही है। और एक फिल्मकार जब अपनी पहली फिल्म बनाने जाता है तो वो किस तरीके से उसको अपनी स्मृतियों से जोड़कर रखता है, इसको आपने देखा। और सत्यजीत राय की जो भी उपलब्धियां रही हैं उससे भी परिचित हुए। अब हम आगे बात करेंगे बाल मुकुंद गुप्त के ऊपर। बाल मुकुंद गुप्त का नाम जैसे ही आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत शिव शंभू के चिट्ठे नाम की रचना आ गई होगी। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 ईस्वी में ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था। इन्होंने कुछ संपादन किए, जिसमें है अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंदवा हिंद बंगवासी, भारत मित्र। ये कुछ समाचार पत्र कहा जा सकता है या फिर पत्र पत्रिकाओं का संपादन बाल मुकुंद गुप्त ने किया। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और बाल मुकुंद गुप्त का निधन सन 1907 ईस्वी में हो गया। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी
विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच कड़ी के रूप में देखे जाते हैं। कई बार सवाल भी पूछा जाता है कि बाल मुकुंद गुप्त किस युग के हैं। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह से मौजूद है। साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद का भी पुट दिखाई दे पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनिश्चितता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई है। और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अनिश्चितता शब्द को लेकर किन दो लेखकों के बीच में बहस हुई थी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच में अनिश्चितता शब्द को लेकर बहस हुई थी। ये जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे वहां भी ये सब आपको मिलेगा। तो इसीलिए मैं बार बार आप सभी से कहता हूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास पर्टिकुलर किसी बुक में ही पढ़ना नहीं होता है, बल्कि आप अलग अलग भी पढ़ते हैं तो किसी न किसी रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास आप रिवीजन करते हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त शब्दों को लेकर काफी सचेत रहा करते थे। उसी तरीके से महावीर प्रसाद द्विवेदी भी शब्दों को लेकर सचेत रहते थे। इसीलिए तो इन दोनों में बहस हुई, वरना तो लेखक बहुत हुए। शब्दों को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी भी काफी सतर्क रहते थे, बाल मुकुंद गुप्त भी रहते थे। तो आपस में लोगों पर इन लोगों के बीच में बहस इत्यादि होती रहती थी, जिसमें कि अनिश्चितता शब्द को आप देख रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो लगा हुआ है बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण। विदाई संभाषण एक व्यंग्य कृति है जो कि शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ वायसराय कर्जन जो कि 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे। कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है विदाई संभाषण। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, लेकिन उन सबका उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। छुप धोकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। तो ये तो लॉर्ड कर्जन के संबंध में बातें थी। जो विदाई संभाषण नामक पाठ है, इसमें भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा। साथ ही यह दिखाने की भी कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय ही क्यों न हो। ठीक है, तो यहाँ पर काफी निर्भीकता के साथ बाल मुकुंद गुप्त ने निबंध में लॉर्ड कर्जन को दिखाने का प्रयास किया है। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। जैसा कि मैंने बताया कि लॉर्ड कर्जन के समय प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी चल रही थी, तो ऐसे में लेखकों के सामने एक समस्या रहती है कि सीधे सीधे वे बातों को नहीं कहते हैं, बल्कि व्यंग्य का सहारा लेते हैं। वही प्रयोग बाल मुकुंद गुप्त ने भी विदाई संभाषण नामक रचना में की है। अगर कुछ पंक्तियों की बात करें, कुछ पंक्तियां हैं कि विछड़न समय
बड़ा करुणोत्पादक होता है। विछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। बुक में ऐसे लिखा गया था, मैंने टाइप करने का प्रयास किया लेकिन करुणोत्पादक ठीक से नहीं लिखा पा रहा था, इसलिए मैंने को अलग अलग लिख दिया। आगे इसी में वो लिखते हैं कि इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिवशंभू के दो गायें थीं, उनमें एक अधिक बल वाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहां मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है। तो जैसा कि हमने ऊपर बताया कि भारतीयों की बेबसी और लाचारी को लेखक ने लॉर्ड कर्जन की ही बेबसी और लाचारी के रूप में देखा है। और यहाँ पर पशुओं के माध्यम से एक तरीके से व्यंग करते हुए जोड़ भी दिया गया है कि जिस देश में पशु पक्षियों के बिछड़ने के बाद लोग उदास होते हैं और पशु पक्षी भी आपस में उदास होते हैं, तो मनुष्य अगर जा रहा है, उसकी विदाई हो रही है, तो अगर दुख उदास हो रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो देश कैसा होगा। 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। ये उस तरफ संकेत किया जा रहा है जब 1905 ईस्वी में बंग विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, उसके तरफ संकेत किया जा रहा है। और आगे लिखते हैं कि विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। विदाई संभाषण शिवशंभू के चिट्ठे से ली गई रचना है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखी गई है। लॉर्ड कर्जन को आधार बनाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में पूरी बात कही गई है। आगे बात करें तो अगली रचना है गलता लोहा, जिसके रचनाकार हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म सन 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में आपने पढ़ी होगी कोसी का घटवार, साथ के लोग, राजीव, हलवाहा, नवरंगी बीमार है, ये कहानी संग्रह है इनके। एक पेड़ की याद, जो कि शब्द चित्र संग्रह है। शेखर जोशी को कई सम्मान मिले, जिसमें कि पहल नाम का सम्मान, पहल जो कि एक पत्रिका रही है, पहल, ठीक है, इस पत्रिका से जुड़े थे ज्ञान रंजन, और पहल सम्मान दिया गया शेखर जोशी को। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। नई कहानी आंदोलन की जैसे ही चर्चा यहाँ पर आई, आपके दिमाग में कुछ कहानीकारों का नाम आ गया होगा, जिसमें कि राजेंद्र यादव, ठीक है, कमलेश्वर, मोहन राकेश, ये जो नई कहानी आंदोलन के एक तरीके से नेतृत्व करता थे, और उनके पीछे पीछे चलने वाले भी कई कहानीकार थे, जिसमें शेखर जोशी का नाम भी लिया जा सकता है। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। यानी कि आम आदमी की कहानी लिखने का प्रयास शेखर जोशी ने किया है। निहायत ही सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजीव पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। और आपके पाठ्यक्रम में जो कहानी लगी हुई है वो है गलता लोहा। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और
बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। तो गलता लोहा की विषय वस्तु क्या रही है, वो भी धीरे धीरे आपके सामने क्लियर हो रहा होगा। लेखक किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर अ, पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें ये सब पात्र आएंगे, धनराम लोहार और मोहन। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी पात्र हैं जिस पर कि हम बात करेंगे। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। अब कहानी का जो शीर्षक है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि लोहा जो क्या हो रहा है, गल रहा है। गलता लोहा मतलब कि लोहा की पहले जो बनावट थी अलग ढंग की थी, लेकिन जब लोहा गलने लगता है तो उसको कोई भी आकार दिया जा सकता है। उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि मोहन का जातिगत जो व्यक्तित्व रहा है वो अलग ढंग का रहा है, लेकिन अब वो मेहनत कश के संपर्क में आने के बाद उसका आकार, उसका जो व्यक्तित्व वो धीरे धीरे बदल रहा है, जिसको कि लेखक ने एक प्रतीक के रूप में देखा है कि लोहा गल रहा है। अगर पात्रों की बात करें तो इसमें पात्र है मोहन, धनराम लोहार, मास्टर त्रिलोक सिंह, गोपाल सिंह, वंशीधर तिवारी जो कि पुरोताही का काम करते हैं, और रमेश नाम का इसमें एक पात्र है। तो वंशीधर को आप ध्यान में रखिए क्योंकि एक और रचना है जिसमें कि इसी पाठ्यक्रम में वो रचना लगी हुई है, जिसमें वंशीधर नाम का एक पात्र आता है। आप कमेंट्स कर कर जरूर बताइए कि वो इसके अतिरिक्त कौन सी वो रचना है जिसमें वंशीधर नाम का पात्र आता है, क्योंकि जब आप कोरिलेट कर कर चीजों को पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से आपके दिमाग में तथ्य बैठेंगे। तो उम्मीद है कि गलता लोहा और शेखर जोशी के बारे में हमने जो भी जानकारी थी वो आपके दिमाग में बैठ गई होगी। आगे बात करें तो अगली रचनाकार है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये कहानी संग्रह। और ये जितनी भी रचनाओं का हमने नाम लिया परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले ही जिक्र किया कि मन्नू भंडारी और कृष्णा शोक्ति ऐसी दो महिला रचनाकार हैं जो कि उस समय पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर लेखन कर रही थी। जितना पुरुष लेखक लिख रहे थे उतना ही इन दोनों लेखिकाओं ने भी लिखने का प्रयास किया है। तो अगर मनु भंडारी के उपन्यासों की बात करें तो इसमें आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान जो कि राजेंद्र यादव के साथ इन्होंने मिलकर लिखा, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। पटकथाएं मनु भंडारी की कुछ रही हैं जिसमें कि रजनी आपको इस पाठ्यक्रम में पढ़ना है। इसके अतिरिक्त निर्मला, स्वामी, दर्पण नाम से इनकी पटकथाएं आई हुई हैं। सम्मान की बात करें तो हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान इनको मिला, बिहार सरकार से सम्मान मिला, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से सम्मानित किया गया, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से को सम्मान मिला, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इनको सम्मान दिया गया। मनु भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था, जिसकी की चर्चा हमने आपसे बार बार की है कि मनु भंडारी और कृष्णा शोक्ति उस जमाने की लेखिकाएं हैं जब नई कहानी आंदोलन मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र की तिकड़ी से अपने चरम सीमा पर था, तो ये सब महिलाएं भी इसमें लिखना शुरू की। हालांकि इनको नई कहानी आंदोलन से जोड़कर नहीं देखा जाता है, समकालीन ही ये लोग लिख रहे थे। नई कहानी आंदोलन का छठा दशक जो नया मोड़ आया उसमें मन्नू जी का विशेष योगदान रहा। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन विसंगतियां विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई हैं। उन्होंने आक्रोश, व्यंग और संवेदना के साथ मनोवैज्ञानिक
रचनात्मक आधार दिया है, वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ आप मन्नू जी द्वारा लिखित एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रजनी। पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा रजत पट फिल्म के लिए भी हो सकती है और टेलीविजन के लिए भी हो सकती है। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथाएं लिखी जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस लेक्चर के माध्यम से एक नई विधा आपके सामने प्रस्तुत हुई है, पटकथा। और बताया जा रहा है कि जैसे रंगमंच पर नाटक को खेला जाता है, वैसे ही पटकथा को कैमरे के सामने खेला जाता है, फिल्माया जाता है। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितना कि पटकथा लेखन द्वारा, क्योंकि पटकथा लेखन शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। और ये बिल्कुल बात आपके दिमाग में बैठ रही होगी, क्योंकि आप किसी न किसी रूप में धारावाहिक फिल्मों से जुड़े होंगे। अब तो ऐसा जमाना आ गया है कि वेब सीरीज भी आने लगी है। वेब सीरीज हम देखकर खुश होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के दिमाग में जाता होगा कि इसको लिखा कौन है। तो अब क्या है, पटकथा को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसने इसको लिखा है। तो मनु भंडारी ने पटकथा लेखन में भी अपने हाथ आजमाए हैं। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की ओर लेखकों का भी पर्याप्त रुझान हुआ है। पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएं छपने लगी और एनसीईआरटी की बुक में आपने देख लिया। रजनी नाम की पटकथा आपको पढ़ना है, जिसको कि हमने बताया था कि ये धारावाहिक है और टीवी के लिए लिखी गई थी। तो रजनी धारावाहिक के रूप में जानी जाती है। रजनी पिछली सदी के 90 दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। हम लोग, जब हमने भीष्म साहनी की चर्चा की थी, सॉरी, ये मनोहर श्याम जोशी की, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग का भी जिक्र हुआ था। ठीक है, तो हम लोग और बुनियाद, ये ऐसे जो दो टीवी धारावाहिक थे जो कि लोगों के जुबान पर एकदम थे। उसी दौर में रजनी नाम का भी धारावाहिक शुरू हुआ। वासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि रजनी नामक धारावाहिक का निर्देशन किया वासु चटर्जी ने। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरे निर्देशक को आप देख रहे हैं। इससे पहले आपने देखा सत्यजीत राय को। ठीक है, उन्होंने भी हिंदी में कुछ निर्देशन किए, और वासु चटर्जी, दोनों का संबंध कलकत्ता से ही है। तो रजनी नामक धारावाहिक का निर्देशन वासु चटर्जी ने किया, और बताया जा रहा है कि हर कड़ी अपने आप में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी। हर कड़ी में यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। और जो अंश आपको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, वह अंश रजनी का व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर ध्यान ले जाता है। कुछ पात्रों की बात करें तो उसमें है रजनी, लीला, अमित, हेडमास्टर, चपरासी, पति, निदेशक, संपादक, लीला, लीला बेन। दो दो यहाँ पर लीला नाम की पात्र हैं, एक लीला है और एक लीला बेन है, और कांतिबाई। तो इस चैप्टर में व्यवसाय, जो शिक्षा है, कैसे वो व्यवसाय बन गई है, उसकी समस्या की तरफ संकेत किया गया है। अगले रचनाकार के बारे में बात करें तो हैं कृष्णचंद्र, जिनकी रचना आपको पढ़ना है जामुन का पेड़। ठीक है, तो जामुन का पेड़ यूजीसी नेट के भी सिलेबस में लगा हुआ है और यहाँ पर भी आपको पढ़ना है। कृष्णचंद्र के बारे में कुछ तथ्यों पर बात करें तो इनका जन्म सन 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ था, जो जिला है गुजरा कला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, जो कि कहानी संग्रह है। इसके अतिरिक्त देखें तो इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम बहसी हैं,
जब खेत जागे, पावन पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। खासतौर से एक गधे की आत्मा आत्मकथा कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। और इसी से मिलती जुलती एक रचना कृष्णचंद्र की ये भी है, गधे की वापसी। ठीक है। कुछ सम्मानों की बात करें तो इनको साहित्य अकादमी सहित बहुत से सम्मान मिले हुए हैं। इनका निधन 1977 में हो गया था। कृष्णचंद्र की और बात करें तो प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को रोजी रोटी का सहारा बनाया। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुंछ, जम्मू कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। और जब आप प्रेमचंद वाला वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो उसमें हमने एक जगह जिक्र किया है कि प्रेमचंद भी अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए कि प्रेमचंद तो नहीं कर पाए, लेकिन कृष्णचंद्र ने जरूर आ, अंग्रेजी में एमए किया और उर्दू में उन्होंने लेखन किया और हिंदी में भी उनकी कुछ रचनाएं फेमस रही हैं। बाद में उनका जुड़ाव जुड़ाव जो है फिल्म जगत से हो गया। अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। यूं तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज आदि बहुत लिखे, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में ही अधिक हुई। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। और जो रचना आपको पढ़ना है, जामुन का पेड़, जैसा कि मैंने बताया कि ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसी का अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती, लेकिन प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रुकती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। और जब जामुन का पेड़ नामक रचना को आप पढ़ेंगे तो उसमें एक व्यक्ति है जो कि ऑफिस के आंगन में ही लगे हुए एक पेड़ के नीचे दब गया है और उसको बचाने की जगह बहस इस बात पर हो रही है कि ये पेड़ किसके अंडर आता है, किस विभाग के अंडर आता है। और व्यक्ति दबा रहता है। अंत में उससे परिचय पूछा जाता है कि आप कौन है, तो वो बताता है कि ओस के फूल अभी हाल ही में जो गद्य संग्रह आया है, मैं वही हूँ, और कवि के तौर पर अपना नाम बताता है। अच्छा, इस रचना को आप पढ़ेंगे तो किसी खास पात्र का नाम आपको नहीं वहां पर आएगा, बल्कि पात्रों के रूप में आएंगे माली, चपरासी, सुपरिटेंडेंट, क्लर्क, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी में भी कई तरीके की सेक्रेटरियों की बात है, चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। ठीक है। और डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इस टाइप का डिपार्टमेंट इस घटना को अपने नियंत्रण में लेगा, उस पर पूरी बात की गई है। तो एक तरीके से जामुन का पेड़ हास्य व्यंग कथा है और इसके माध्यम से अ, जो व्यवस्था बताई गई कितना संवेदनशील और अमानवीय हो गई है, और भ्रष्टाचार को भी में थोड़ा सा उठाया गया है। आगे बात करते हैं जो कि आज के लेक्चर का आखिरी बिंदु है, जवाहरलाल नेहरू की रचना है भारत माता, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू पर ही बात कर लेते हैं। इनका जन्म 1889 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि 1889 ईस्वी में आपके दिमाग में एक खास साहित्यकार का भी नाम आ गया होगा। कमेंट्स करके जरूर बताइए कि 1889 में हिंदी के वो फेमस साहित्यकार जिनका जन्म हुआ है वो कौन थे।
तो आपको जवाहरलाल नेहरू के जन्म का भी डेट ऑफ बर्थ याद रहेगा और उस खास रचनाकार का भी डेट ऑफ बर्थ याद रहेगा, जिसको मैं जानना चाहता हूँ। जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी आत्मकथा है मेरी कहानी। इसके अतिरिक्त इनके हिंदी अनुवाद हैं विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, और लेखों और भाषणों का संग्रह पाया जाता है, जिसमें है हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया इत्यादि इनके भाषणों का संग्रह। जवाहरलाल नेहरू का निधन सन 1964 में हो गया। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता एक बड़े वकील थे और मोतीलाल नेहरू, जिनका नाम है आप सभी इतिहास में पढ़े होंगे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और बाद में ये उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में पहुंच गए। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की और नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव दिखाई पड़ता है और वो गांधी जी के पुकार पर पढ़ाई छोड़कर आजादी की लड़ाई में जुट गए। 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए और वहीं पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, जिसको कि पूर्ण स्वराज्य की भी मांग, और कहा जाता है कि पहली बार वहां पर तिरंगा फहराया गया था। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के लिए कई योजनाएं बनाई, जिसमें कि आर्थिक और औद्योगिक प्रगति, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। आप देखेंगे साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी या फिर जितने भी कला से संबंधित अकादमियां देखेंगे, वो सब नेहरू के रुचि के आधार पर ही बनाई गई थी। नेहरू जी बच्चों के बीच में चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता की हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। तो ये सामान्य जानकारी थी, वरना आप इन पर बहुत सारी किताबों को पढ़ सकते हैं। बस ये मोटी मोटी जानकारियां थी। जो चैप्टर लगा हुआ है भारत माता, वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। भारत माता नाम का जो चैप्टर है वो हिंदुस्तान की कहानी, ऊपर हमने बताया कि ये जवाहरलाल नेहरू की रचनाओं में है हिंदुस्तान की कहानी, जो कि हिंदी अनुवाद है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है भारत माता। तो इसको आपको विशेष रूप में ध्यान में रखना है। अंग्रेजी से भाषांतर, मतलब अंग्रेजी से अनुवाद किया हरिभाऊ उपाध्याय ने। भारत माता का एक तरीके से अनुवाद है हरिभाऊ उपाध्याय ने किया हिंदुस्तान की कहानी 5वें अध्याय का। इसमें पंडित नेहरू ने बताया कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर विचार किया और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पहना है। तो आप देख रहे हैं कि भारत माता, आप जब बुक में देखेंगे तो सही में 2-3 पेज का ही, बहुत ज्यादा लंबा ये निबंध नहीं है। मेन बात इसमें यही कही गई कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। ये इसकी मेन थीम रही है। तो हमने कोशिश की कि इस पूरे वीडियो लेक्चर में, हम चाहते तो इसको खंड खंड भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि आरओ भाग 1 में जितनी भी गद्यात्मक रचनाएं लगी हुई हैं उनको एक बैठक में आप समझ जाएं, उनकी विषय वस्तुओं को आप समझ जाएं, आपको एक प्रेरणा मिले कि आप जाकर तुरंत किताब को पढ़ें। क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के बाद जब आप किताब को पढ़ेंगे तो और स्पीड के साथ पढ़ेंगे और आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो हमने इसीलिए इसको टाइम लिया और पूरा समग्रता में बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोग कदम से कदम मिलाकर इस वीडियो लेक्चर को सुने होंगे और जो भी नई चीजें मिली होंगी उसको आप नोट भी किए होंगे। तो इसी उम्मीद से मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत होता रहता हूँ। तो चलते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए